हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचआर टेक्निकल क्लासेस। यूपीपीसीएल टीजी2 मैराथन क्लासेस का 10वां पार्ट आज हम लेकर के आपके बीच आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्जिंग के समय लेड एसिड बैटरी का तापमान, मतलब कि तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो उसकी बैटरी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो वो बैटरी क्या डिफेक्टिव है, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अपना मोबाइल भी आप चार्ज करते हो तो क्या हो जाता है, बैटरी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये इससे भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरपोल जोड़े जाते हैं। तो इंटरपोल कभी भी आर्मेचर के सीरीज में जोड़े जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इंटरपोल का काम क्या होता है, इंटरपोल का दो काम होता है। पहला काम होता है कम्यूटेशन को स्मूथ बनाना, और दूसरा काम होता है आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चालकों की संधि पर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। किरचॉफ का करंट लॉ पूछ दिया जी। यहाँ पे आने वाली धारा और यहाँ से दूर जाने वाली धारा दोनों का योग क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निषेधात्मक चिन्ह किस रंग के धरातल पर बनाए जाते हैं। तो सफ़ेद बैकग्राउंड पर बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा, अगले वाले स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं कि कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं और वो किस प्रकार से आपका डिनोटिंग करते हैं। अभी याद रख लीजिए कि सफ़ेद धरातल पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन किस राशि का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर में जुड़े प्रतिरोधकों में एक और प्रतिरोध समांतर में जोड़ दें तो धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये तीन रजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3। अब कह रहा है कि इनके पैरेलल में एक और रजिस्टेंस हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो जैसे ही इनके पैरेलल में एक और रजिस्टेंस जुड़ेगा, टोटल सर्किट का जो रजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कम होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यही हम रजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो रजिस्टेंस की धारा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इक्विवेलेंट रजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आई इजक्वल टू क्या होता है, V बटा में R। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है, तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन आपको क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपके चिन्ह होते हैं वो चार प्रकार के। सूचनात्मक यानी कि इन्फॉर्मेटिव, आदेशात्मक यानी कि मैंडेटरी, चेतावनी यानी कि आपका वार्निंग साइन, और निषेधात्मक यानी कि प्रोहिबिटिव साइन। सूचनात्मक चिन्ह का जो आपका आकृति होती है वो होती है वर्गाकार, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस पे बनाई गई आकृति जो होती है वो सफ़ेद कलर की होती है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो हरा बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तीन क्वेश्चन। आगे पूछेगा क्या काम करते हैं, ये सूचना देने का काम करते हैं। जैसे कि आपको अगर ये कहीं पे चिन्ह बना हुआ दिख जाए तो ये बताता है कि यहाँ पे डॉक्टर का क्लिनिक हो सकता है। अगर कहीं पे आपका मतलब कि टॉयलेट लिखा हुआ हो टॉयलेट लिखा हुआ है, इसी पर अगर यहाँ पे टॉयलेट लिख दें तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे टॉयलेट होगा। ठीक है, तो ये सूचना देने का काम करते हैं। क्लियर है। शंट जनरेटर में 26 एम्पियर दिया है और लोड को 20 एम्पियर धारा प्रदान करता है। मतलब कि यहाँ पे कितना मिल रहा है, 20 एम्पियर मिल रहा है, और जनरेटर में आर्मेचर में कितना है, 26 है। तो पूछ रहा है कि शंट फील्ड में धारा कितनी जाएगी। यहाँ से निकल रहा है 26, इधर जा रहा है 20, तो इधर कितना जाएगा, 6 नहीं जाएगा जी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अचालक पदार्थों का तापमान गुणांक होता है। अचालक यानी कि कुचालक या इंसुलेटिंग मटेरियल बोल सकते हैं, उनका तापमान गुणांक क्या होता है, निगेटिव होता है। ध्यान रखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल का और अचालक पदार्थों का ताप गुणांक निगेटिव होता है। अगर वही कंडक्टर रहेगा या धातु रहेंगे तो वो धनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक 50 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। फार्मूला होता है R बराबर V स्क्वायर बटा में P। V का मान कितना दिया, 250, दो बार गुणा करा दीजिए, 250 गुणे 250, अब बटा में P का मान कितना दिया, 50। 10 से 10, 5 5 25, 2.5 इसमें गुणा करा देंगे तो 1250 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिए, इससे कोई मैटर नहीं है, आपको ये रख करके आप कोई भी वैल्यू है हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्जिंग के पश्चात लेड एसिड सेल की निगेटिव प्लेट का रंग कैसा हो जाता है। तो वो आपका हो जाता है सफ़ेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिपथ में ओवरलोड, अति धारा को बोलते हैं ओवरलोड से बचाव है तो किसका प्रयोग करते हैं। तो एमसीबी बोलते हैं, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है, वो उसकी एक करंट लिमिट होती है, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर,
32 एम्पियर की एक एमसीबी आती है। उस एमसीबी के रेटिंग से ज़्यादा करंट अगर सर्किट में बहने लगी तो ये एमसीबी क्या हो जाती है, ट्रिप होकर के और सर्किट को क्या कर देती है, प्रोटेक्ट कर देती है। स्विच क्या काम करता है, ऑन ऑफ करने का काम करता है। सॉकेट क्या काम करता है, सप्लाई देने का काम करता है। सीलिंग रोड से पंखे को हम सप्लाई देते हैं। तो एमसीबी से हम धारक से बचाव करने का काम करते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम के प्रतिरोध को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, शक्ति की खपत। फार्मूला अभी बताया ना जी, P बराबर V²/R। V का मान कितना दिया है, 100 वोल्ट, 100 गुणे 100 कर दीजिए। बटा में R का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 बार में कट जाएगा 1000 वाट। 100 में 10 से गुणा करा देंगे तो 1000 वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतीक सिग्मा एवं मात्रक साइमन प्रति सेंटीमीटर, साइमन प्रति सेंटीमीटर किसका आपका किससे संबंधित है। तो विशिष्ट चालकता को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, साइमन प्रति सेंटीमीटर कहिए या साइमन प्रति मीटर कहिए, ये आपका विशिष्ट चालकता से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ निकिल होता है। निकिल में क्या होता है, चुंबक के गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से चार्ज लेड एसिड सेल का वोल्टेज कितना होता है, वो होता है 2.2 वोल्ट। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 2.1 से लेके और 2.6 के बीच में लेड एसिड सेल का वोल्टेज क्या करता है, वेरी करता है। तो एवरेज आपका दिया हुआ यहाँ पे 2.2 वोल्ट, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सही मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों में कम्यूटेटर का काम क्या होता है। तो जनरली देखिए, कम्यूटेटर का काम होता है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलना। एसी को डीसी में बदलता है ये जनरेटर के केस में, और डीसी को एसी में बदलता है यह मोटर के केस में। तो ये कन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों का काम करता है। लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन ना दिया हो, यहाँ पे दोनों दिया है लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं है कि ए और बी दोनों या 2 और 3 दोनों, तो उस स्थिति में आप एसी को डीसी में बदलने वाले ऑप्शन की तरफ प्रेफरेंस कीजिएगा, जनरेटर वाले केस को। ठीक है। कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में लौह हानियाँ कहाँ पे होती हैं। तो आयरन लॉस आर्मेचर में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जनरेटर है, उसके आर्मेचर पर स्प्लिट रिंग जुड़ा हो तो आउटपुट कैसा होगा। देखिए, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका स्लीप रिंग है, स्लीप रिंग, तो वो एसी देगा। स्लीप रिंग लगा हुआ है तो एसी आउटपुट मिलेगा। अगर कम्यूटेटर लगा हुआ है तो डीसी मिलेगा, और अगर आपका स्प्लिट रिंग लगा हुआ है तो भी क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति समानुपाती होती है। फार्मूला होता है EB बराबर P∅ZN। चूँकि स्पीड से पूछा हुआ है तो एक ये भी फार्मूला याद रख लीजिए, अभी बता रहा हूँ आपको। ई बराबर P∅ZN बटा 60 है। इसी को कन्वर्ट करेंगे जब, तो आपका N बराबर फार्मूला होता है 60 AEB बट्टा में P∅Z। तो सारी चीज़ों को अगर कांस्टेंट कर देते हैं, ये सारा कांस्टेंट कर देंगे, तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB। हो गया कि नहीं हो गया। तो बैक EMF के समानुपाती होता है स्पीड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में बैक EMF किसके नियमों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं कि देखिए, डीसी मोटर में बैक EMF फैराडे के नियम के हिसाब से उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो लेंज के नियम के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्पन्न होने के कारण फैराडे का नियम है, लेकिन लेंज के नियम से उसकी डायरेक्शन क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। और बैक EMF की डायरेक्शन हमेशा सप्लाई वोल्टेज का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सीरीज जनरेटर को बिना लोड के चलाने पे क्या होगा। एक सीरीज जनरेटर है, उसको अगर विदाउट लोड चला रहे हैं तो उस स्थिति में वो बहुत ही कम वोल्टेज देगा, 5 से 10 वोल्ट या 10 से 15 वोल्ट के बीच में वो क्या करेगा, वोल्टेज प्रदान करेगा। क्योंकि जब वो लोड पे नहीं चलेगा तो उसमें धारा का मान क्या होगा, जीरो होगा, और धारा का वैल्यू जीरो होने के कारण उसका फील्ड उसके सीरीज में जुड़ा रहता है यहाँ पे। तो जब लोड जुड़ा ही नहीं है, ओपन सर्किट है, तो धारा जाएगी नहीं, तो इसमें फ्लक्स का उत्पादन ही नहीं होगा। और फ्लक्स अगर उत्पादन नहीं हुआ तो आपको अभी पीछे फार्मूला बताया कि EB बराबर P∅ZN। P∅ZN, तो फाई का मान जीरो, तो EB का मान भी क्या हो जाएगा, E का मान जीरो हो जाता है। लेकिन इसके रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण इसमें थोड़ा सा जो चुंबक बचा रहता है, चुंबकत्व का गुण, उसके कारण बहुत कम वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि एक शंट जनरेटर 220 वोल्ट पर 15 एम्पीयर धारा देता है। यदि शंट फील्ड का प्रतिरोध 220 ओम हो तो आर्मेचर की धारा कितनी होगी। देखिए, एक शंट फील्ड का डायग्राम हमने बनाया शंट जनरेटर का,
कह रहा है कि शंट जनरेटर 220 वोल्ट पर 15 एम्पीयर की धारा देता है। यहाँ पे आउटपुट में इसको 220 वोल्ट मिल रहा है, 15 एम्पीयर की धारा मिल रही है। शंट फील्ड का प्रतिरोध जो है वो 220 ओम है यहाँ पे। तो आर्मेचर में की धारा कितनी होगी? तो देखिए आर्मेचर की धारा वही होती है, आई ए बराबर होता है इधर जाने वाली धारा और प्लस इधर जाने वाली, यानी कि आई एल और प्लस आई एस एच, दोनों को जोड़ देंगे तो मान निकल जाएगा। अगर हम इधर जाने वाली धारा का मान निकाल दें तो आपका क्या निकल जाएगा? आई ए का मान निकल जाएगा। तो इधर जाने वाली धारा आई एस एच होती है, आई एस एच बराबर होता है, आई बराबर होता है क्या? भी बटा में आर एस एच। तो भी का मान कितना दिया? 220। आर एस एच का मान भी कितना दिया है? 220। तो 220 बटा 220 जब कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। इधर जाने वाली धारा का मान कितना हो गया? 1 एम्पियर। तो इधर जा रही है 15 और इसको जोड़ देंगे 1, तो आर्मेचर में टोटल धारा कितनी उत्पन्न हुई? 16 एम्पियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? मोटर में किया जाता है। मोटर के चालकों पर लगने वाले बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। और जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए जनरेटर में हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्थानीय क्रिया दोष उत्पन्न होता है, तो लोकल एक्शन जो होता है वो कभी भी आपका कैथोड पे होता है। ठीक है, एनोड पे नहीं होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि 280 किलो ओम प्लस 10% का रंग निर्धारण क्या होगा? देखिए यहाँ पे थोड़ा सारणी में देखिएगा। पहले तो देखिए 10% टॉलरेंस दिया हुआ है, तो देख लेंगे 10% टॉलरेंस होता किसका है? आपका चांदी का होता है। ये देखिए चांदी का है 10%। तो देखिए चांदी किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है। तो हम इन दोनों ऑप्शनों को मिलाते हैं। पहला दिया है, पहला 2 वैल्यू है, 2, 8 और 0। तो 2 किसका मान है पहला जी? पहला लाल का, लाल का 2 वैल्यू है, तो दोनों में ऑप्शन है तो लाल। उसके बाद 8, 8 किसकी वैल्यू है? 8 पहले ग्रे की, यानी कि स्लेटी जिसको बोलते हैं, तो स्लेटी। ये भी हो गया, इसमें भी, अभी दोनों ऑप्शन सही चल रहे हैं। अब उसके बाद आपका दिया है कि मतलब कि किलो ओम 1000 बोल दीजिए या 10 के घाते 4 बोल दीजिए। अगर 0 को ले लेंगे तो 10 के घाते 4 हो जाएगा। तो 10 के घाते 4 किसका मान दिया हुआ है? पीला का दिया हुआ है। तो हम इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना कि 280 या 28 गुणे 10 के घात 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या फिर इसको 280 किलो ओम कर दीजिए, गुणे 10 के घाते 3 कर दीजिए, तो आपका ये वैल्यू आपका निकल के आएगा। यानी कि सलेटी, लाल सलेटी, पीला और चांदनी आपका इसका क्या होगा? मान होगा। तो कुल मिला के ऑप्शन आंसर आया कहाँ से? ये सारणी आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक ये आपको क्वेश्चन हल करने नहीं आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किन क्षतियों का मान शून्य लोड से फुल लोड तक नियत रहता है? यानी कि लोड के रहने न रहने से कोई प्रभाव न पड़े, उन हानियों का कौन सा, मतलब कि कौन सी वो हानियाँ होती हैं? तो वो होती हैं आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस और शंट फील्ड का लॉस। क्योंकि शंट फील्ड में जाने वाली धारा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, लोड से उस पर कोई डिपेंड नहीं होता है। तो शंट फील्ड लॉस भी क्या होती है? कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आती है। लौह हानियों को मैग्नेटाइजिंग लॉस भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आयरन लॉस को, मैकेनिकल लॉस को और शंट फील्ड लॉस को हम कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से किस विधि से शंट मोटर की गति नियंत्रित की जाती है? तो शंट मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड का प्रयोग करते हैं। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्मेचर डाइवर्टर, फील्ड डाइवर्टर और फील्ड टैपिंग, ये आपका सीरीज मोटर में यूज किया जाता है। ठीक है। आर्मेचर नियंत्रण मेथड आपका शंट मोटर में प्रयोग किया जाता है और वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी शंट मोटर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हो कि सेलों को सीरीज में क्या प्राप्त करने हेतु जोड़ा जाता है? तो सीरीज में जब जोड़ते हैं तो V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, और वही पैरेलल में रहेगा तो V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3। तो एक सेल का जितना वोल्टेज होगा पैरेलल में वही मिलेगा, लेकिन अगर अलग अलग यहाँ पे हम सेलों को ज़्यादा जोड़ देते हैं सीरीज में तो सभी के योग के बराबर हमको क्या होगा? वोल्टेज मिलेगा। तो अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होता है? तो R बराबर फार्मूला होता है V स्क्वायर बटा में P। V का मान कितना दिया? 250 गुणे 250 और बटा में P का मान कितना दिया? 100। तो 25 25 कितना? 625 ओम आ जाएगा। ठीक है। ये फार्मूला याद रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको कॉपी कलम से खुद से हल कीजिए। ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि कोर की लेमिनेशन की मोटाई आधी कर दी जाए तो एडी करंट लॉस कितना हो जाएगा। एडी करंट लॉस का फार्मूला होता है डब्ल्यू ई बराबर के ई बी एम के ई स्क्वायर बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर सॉरी के ई नहीं बी एम स्क्वायर के एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी होता है। यानी कि जो लेमिनेशन की मोटाई होती है, जो एडी करंट लॉस होता है वो टी के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये जो आपका के ई होता है ये नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट, जो आपका फार्मूला होता है डब्ल्यू ई बराबर होता है बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी। ये टी जो होता है लेमिनेशन की मोटाई होती है, तो लेमिनेशन की मोटाई के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। आधा कर दिया गया बटा 4 हो जाएगा, तो पहले का 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है तो कौन सी सप्लाई चाहिए, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है तो डीसी सप्लाई चाहिए। आंख बंद करके मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो सेल का काम क्या होता है, सेल का काम ही होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब वो चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है, बदलती है। प्राइमरी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि प्राइमरी सेल से हम सप्लाई लेते हैं, प्लस और माइनस, चार्ज नहीं कर सकते। अगर वही सेकेंडरी सेल की बात करें तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जब चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और जब डिस्चार्ज होती है तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा चालक निम्न में से भी चांदी अच्छा होता है, और सबसे अच्छा भी चांदी ही होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंड्यूट पाइप वायरिंग में, कंड्यूट पाइप वायरिंग, ये कंड्यूट हमने क्या कर दिया, बिछा दिया, तो कह रहा है कि दो सैडल के बीच की दूरी, यहाँ एक सैडल लगा दीजिए और दूसरा एक सैडल यहाँ लगा दीजिए, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये 60 सेंटीमीटर होती है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। मिनिमम जो होता है वो आपका कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज के मतलब कि 10वें पार्ट का वीडियो, जो कि हम लगभग 350 क्वेश्चन 327 क्वेश्चन को हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अभी बहुत ही हमें लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम समाप्त कर देंगे। और बाकी बने रहिए हमारे साथ, लगातार कोशिश करते रहिए इस वीडियो को रोज़ देखने की। एक बार दोहरा लिया कीजिए, 12 15 17 20 मिनट आप अपने मतलब टाइम में से अगर नहीं निकाल पाते हैं तो फिर किस प्रकार से सिलेक्शन आप चाहते हैं। 20-25 मिनट आपको निकालना पड़ेगा कम से कम पर डे। आप एक पार्ट खत्म कीजिए और उसके हिसाब से आप मतलब ये ऑब्जेक्टिव हल करते जाइए, और आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी कमजोरी है, तो उस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, आपको समझ में नहीं आता तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप निकाल करके पढ़ लीजिए। आपको मतलब कि बैटरी पार्ट में पढ़ना है, बैटरी पार्ट जब आप पढ़ लेंगे तो आपको लेड एसिड सेल के बारे में सब पता चल जाएगा। कंडक्टर के बारे में पढ़ लीजिए, चांदी के बारे में पता चल जाएगा, वायरिंग पढ़ लीजिए। तो आपको जो टॉपिक में डाउट हो रहा है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप अपने चीज़ को डाउट को पता लगाना चाहते हैं कि कौन कौन सा आपका मतलब कि टॉपिक कमज़ोर है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। ठीक, फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।